हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 85th क्लास। आज हम करने वाले हैं जी यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ओके, 7 जनवरी को ये पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में। तो इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट्स जो भी शिफ्ट 2 में हुए हैं उन सबका यही पेपर रहेगा, सेम है। ओके, तो 7 जनवरी का पेपर आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हमें वैसे भी 95 क्लासेस तक पहुंचना है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। ओके, सो आपके एग्जाम से पहले, जून के पेपर से पहले। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। अगेन 50 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पेन पेपर लेके बैठिए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वैसे भी ऑनलाइन में ही होना है, आपका सीबीटी मोड में होना है पेपर। तो आपको फोन पे या लैपटॉप पे सामने क्वेश्चन देख के सोल्व करने की आदत होनी चाहिए। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप जो है अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी लेते हैं तो भी आपको इनकी वो निकालने की जरूरत नहीं है कि आप इनका प्रिंट निकलवाएं। ठीक है, अगर ऑफलाइन मोड में होता तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि ऑफलाइन में या पेपर सामने रख के प्रैक्टिस करें, बट यहाँ पे हमें ऑनलाइन मोड में होना है तो हम सामने रख के यानी लैपटॉप या फोन पे रख के ही प्रेफर करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर वही छोटे छोटे वर्ड्स दिखते नहीं है जब लैपटॉप पे होते हैं वहां पे, एंड गड़बड़ हो जाती है। सो ये भी एक थोड़ी सी आदत होती है कि आपको ज्यादा देर फोन पे देखने की आदत हो जब आप पेपर पढ़ रहे हो। ओके चलिए जी, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। टेबल है एक जो दिखा रही है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। सो ये राधिका से लेकर प्रीति तक ये 6 बच्चों के मार्क्स दिखा रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, 4 सब्जेक्ट में दिखा रखे हैं किसके कितने आए हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हैज द स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन फिजिक्स के मार्क्स। सो किस पेयर में, तो ऑब्वियसली हम सबकी पेयरिंग नहीं करेंगे, जो यहाँ ऑप्शन है उनकी पेयरिंग में देखेंगे। राधिका और करण की पेयरिंग देखिए, राधिका और करण के फिजिक्स में है 90:92। देन नीरज और करण की आप देखेंगे, नीरज के 86 हैं, करण के 92 हैं। देन आपका सुजाता और नीरज, ये है सुजाता 77, नीरज क्या है 86। और देन है आपका प्रियंका और सुजाता, तो 63 और 77। तो आपको ये कट आउट करके देखने कि स्मॉलेस्ट रेशियो कहां पर बनता है। इजी है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, चाहे पॉइंट्स में आंसर निकाल के देख लेना, वो भी ठीक रहेगा, बट कर लेना इसको। ओके, तो करके देखना, इजी क्वेश्चन है। आंसर आपका प्रियंका और सुजाता जो है वो सही रहेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। तो चारों के चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं एग्रीगेट। सो ऑब्वियस सी बात है, इन 6 के लिए हमें इनके चारों सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस करने हैं। राधिका के प्लस हो जाएंगे 90 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 98। सेम यहाँ करण के मार्क्स, तो ऐसे राधिका करण नीरज इन सबके भी छोड़ो, इन्होंने पूछा है हाईएस्ट एग्रीगेट, तो इन 4 के निकाल लो, राधिका करण नीरज और सुजाता। ठीक है, राधिका करण नीरज सुजाता, तो इन 4 के कैलकुलेट कर लो, उन 4 में से हाईएस्ट देख लो, क्योंकि हमें वैसे भी 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो आंसर आपका राधिका हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नीरज इन बेस्ट 3 सब्जेक्ट। तो जैसे अपने 10th के मार्क्स में होता है ना, 6 सब्जेक्ट का पेपर देते हो, 5 में से जिनमें 5 में सबसे बढ़िया नंबर आए होते हैं उन 5 का जुड़ के 500 में से परसेंटेज बनती है। सो वही चीज है, परसेंटेज तो सबको कैलकुलेट करनी आती ही होगी नंबरों की। ठीक है, तो यहाँ पे नीरज के बेस्ट 3, तो नीरज के बेस्ट 3 कौन से हैं 86, 82 और 77। तो इन तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाय, अच्छा क्या देखो हमें 300 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 300 हो गए अब 3 सब्जेक्ट के। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, हो जाना चाहिए, करके देखना 81.66 आंसर आएगा। ओके, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है करण की, तो यहाँ पे करण के बेस्ट 3 नहीं, इन चारों की। तो हमें करण ने के चारों तो हमने ऐड कर ही लिए थे ऊपर से ऊपर वाले क्वेश्चन में। सो इनके मार्क्स ऐड करके डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, हो जाएगा, करके देखना। आंसर है 91.25। ओके, बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन नहीं डाला है यहाँ पे, क्योंकि जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डालने की जरूरत नहीं होती पागलों की तरह। सो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो उसको समझ के आप सोल्व करने की कोशिश करना। What are the average marks obtained by students with 4 highest scores in physics? सो एवरेज मार्क्स निकालने हैं 4 हाईएस्ट के, तो ये फिजिक्स के नंबर हैं सबसे ज्यादा, देखो 92, 90
और उसके बाद 86, 4 हाईएस्ट की तो यानी 77। तो इन चारों को जोड़ो और एवरेज निकाल दो, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा जोड़ के, ठीक है। तो वो आपके एवरेज आ जाएगा फिजिक्स के मार्क्स का, हाईएस्ट 4 का आंसर 86.25 आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे इजी डाटा इंटरप्रिटेशन ये रहा। इन बच्चों का तो डाटा इंटरप्रिटेशन गलत होने के चांस भी नहीं होने चाहिए जिन्होंने ये पेपर दिया था। ओके, देन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर थ्रू एजुकेशन। सो कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ होनी चाहिए जो एथिकल एंड मोरल हैं। ठीक है, सो एथिकल और मोरल वैल्यूज पे हमें फोकस करना है। पैट्रियटिज्म डेफिनेटली, सेक्रीफाइस की भावना, इंटेलेक्चुअल विगर, तो इंटेलेक्चुअल विगर जो है वो क्या है, कोग्निटिव वैल्यू है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे काम हो रहा है। इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो बाकी चार ठीक हैं। सो ए, बी, डी और ई आपका आंसर हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल विगर जो है रेफर्स टू एक्टिव मेंटल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, जो कि यूजुअली आपको उसमें एंथुजियाज्म, इफेक्टिव थिंकिंग की कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी, वो सब नजर आएगा। सो वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ और कॉग्निटिव लेवल पे है। ओके, if taken seriously the most important benefit of correctly carried out evaluation can ensure, तो अगर आप बहुत सीरियसली अच्छे से करते हो, सो मोस्ट करेक्ट जो है इवेल्युएशन का क्या बेनिफिट निकल के आएगा कि आपने इवेल्युएट किया है, बहुत अच्छे से सीरियसली इवेल्युएट किया है। सो सबसे बढ़िया बेनिफिट कौन सा रहेगा, डिसीजन अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इम्प्रूव्ड टीचिंग, इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो सबसे पहले तो हमें पता है जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हम लर्निंग टीचिंग पे फोकस करते हैं और उसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर हमने अच्छे से इवेल्युएशन किया है यानी हमें अच्छे से फीडबैक मिल जाएगा, हम अच्छे तरीके से टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो ये दो मेजर बढ़िया रहेंगे। कैटेगराइजिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट, हम कैटेगराइज करते हैं बट दिस इज नॉट द बेनिफिट, और या ये कोई अच्छी चीज नहीं है एक तरीके से अगर हम बाकी दो से कंपेयर करेंगे तो। ओके, हम इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, वो हमारा बेनिफिट ज्यादा रहेगा रादर देन कि हम जो है प्रोग्रेशन के बारे में डिसीजन लें या फिर आपका जो है ये कंपेयर करें। सो अगली वो एक तरीके से फॉर्मेटिव और समेटिव अगर आप देखेंगे तो समेटिव में फिर भी जाएगा कि आप कैटेगराइज कर रहे हो अचीवमेंट के बेस पे या आप प्रोग्रेशन का डिसीजन ले रहे हो कि अगली क्लास में बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा। बट इम्प्रूव्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेजर फोकस है बिकॉज हम टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है, हम टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को और बेहतर बनाना चाहते हैं। Which of the following are correct? तो UGC frames regulations and sets minimum standards of education. Okay. NEC जो है quality और accreditation ensure करता है। HEFA जो है वो grant in aid provide करता है और NIRF जो है वो Indian institutes को rank करता है। तो देखो ranking करेगा, definitely करेगा। UGC frame करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इतना भी आइडिया हो तो आपका आंसर A, B, D यहाँ से आ जाता है। चलो B तो हमें पता ही है, क्वालिटी और एक्रेडिटेशन। ठीक है, सो ये तो फॉर श्योर सही है। ठीक है, ABD वाले। बचा ये जो ये फंडिंग फाइनेंसिंग एजेंसी है एक तरीके से HEFA, एजुकेशन की हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, बट ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक का, क्योंकि ग्रांट इन एड एक तरीके से सिर्फ यूजीसी देता है, वो ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी है एक तरीके से, राइट। सो ये 2022 में इन्होंने शुरू किया था, बट ये कैनरा बैंक के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर है। वो आप याद रखिए, कल को पूछा जा सकता है किसके साथ मिलके एक वेंचर है या किस किस ने इसको शुरू किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो आप फिर भी आइडिया लगा लोगे, बट कैनरा बैंक मत भूलना। सो HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, फुल फॉर्म याद रखो, जॉइंट वेंचर है, ये याद रखो। 10th टर्म आपसे पूछी है जी 1, 5, 14, 30, 55। सो 1, 5, 14, 30, 55, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। डिफरेंस देख लीजिए, एक में से 1 और 5 4, देन आपका यहाँ पे 9, ठीक है, 9 और 5 14, देन आपका ये 16, देन आपका ये 25। सो ये डिफरेंस से समझ आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, देन 36। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका और 55 का डिफरेंस क्या आएगा, 36। अच्छा अगली है ना, ये तो नेक्स्ट है, हमें तो 10th निकालनी है। ओके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक हमें निकाल रखे हैं। 6 यहाँ मिल जाएगी, देन 7th में 7 7 49 ऐड हो जाएगा, 8th में आपका 9 9 81 ऐड हो जाएगा, और मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस वाली चीज जो हमने ऊपर पैटर्न देखा, और देन 100। तो ये जो 100 वाली डिफरेंस आएगी, ये जो टर्म है ये हमारी होएगी, और ये आंसर आपका 385 रहेगा। ओके,
सो 5 माइनस 1 4, 14 माइनस 5 9, 16 25, तो ये यहाँ तक हैं। तो आगे अब देखो जो जो यहाँ पे है, बेसिकली मुझे ये वैल्यू निकालनी है। सो मैं ये वैल्यू निकालने के लिए इधर से 25 को इधर लाऊं, 30 को उधर लाऊं, चला जाएगा। सो वही चीज है यहाँ, 55 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 एंड प्लस 100। ओके, Which of the following is not a basic postulate with regard to scientific method? So basic postulate नहीं है, आपसे पूछा है। ये नोट वाली टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनकी वजह से कई बार जो है गड़बड़ हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता होता है बट वो नोट नहीं दिखा, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं दिखा, वो चीज गड़बड़ मत करना। Its methodology is made known to all concerned for critical scrutiny. Okay, it utilizes relevant concepts. It is not committed to only objective consideration. It aims at formulating most general most general exam or what can be termed as scientific theories. सो किस पे फोकस नहीं है, बेसिक पोस्टुलेट नहीं है, वो आपसे पूछा है, ठीक है। सो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेगा, क्रिटिकल स्क्रूटनी भी ठीक है, एंड मोस्ट जनरल फॉर्म पे या साइंटिफिक थियरीज आप बना रहे हो, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी ठीक है, ठीक है। इट इज नॉट कमिटेड टू ओनली, ये बात वैसे ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे नहीं, हम सब्जेक्टिव कंसिडरेशन पे फोकस करते हैं क्या, इस पे नहीं। देखो हम कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन पे फोकस करने की, बट कहीं ना कहीं रिसर्चर की बायसनेस, कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो इतना ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाता, लेकिन हम कोशिश ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन की करते हैं, क्योंकि हम तभी जो है जनरलाइज कर पाएंगे उस चीज को। अगर सब्जेक्टिविटी आ गई तो जनरलाइज नहीं हो पाएगा। सो साइंटिफिक मेथड का बेसिक पोस्टुलेट है कि हम ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन करते हैं, जैसे हम एक ऑप्शन पे एक आंसर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही साइंटिफिक मेथड में भी हम ऑब्जेक्टिविटी रखते हैं, बट वो ऑब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं रहती। तो आंसर थर्ड रहेगा, हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जो सब्जेक्टिव बायसनेस और इंटरप्रिटेशंस हैं, ताकि ऑब्जेक्टिविटी आ सके। तो प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे ये डिपेंड करेगा साइंटिफिक मेथड। तो आंसर थर्ड जो है वो आपका वो एक पोस्टुलेट नहीं है। ओके, When students encounter difficulties in class, the teacher should not. तो जब बच्चे को डिफिकल्टी आए तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, गिव फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम इन रिस्पॉन्ड टू रिस्पॉन्ड। ऑब्वियसली क्लासरूम में रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज तो देनी चाहिए, अच्छी बात है। टास्क को रिड्यूस कर दो विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा टास्क का लेवल कम कर दो, बट उसको इतना भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आओ। इट्स लाइक आपने बहुत एक्सपर्ट लेवल का, लेवल 10 का कोई क्वेश्चन दिया था तो आप लेवल 9 करके देख लो, लेवल 8 करके देख लो। ओके, एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर। फ्यूचर पे फोकस करना और फेलियर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस पर फोकस करना, या जो है कुछ यूजफुल लर्निंग स्ट्रैटेजीज टीच करना। तो देखो डेफिनेटली आप कुछ यूजफुल स्ट्रैटेजीज बताओगे, रिड्यूस करोगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, बट आप फ्यूचर या प्रॉब्लम ऑफ फेलियर के ऊपर फोकस नहीं करोगे। ओके, क्योंकि आप फ्यूचर पे फोकस करने लगे तो आप बच्चे को सिखा ही नहीं पाओगे। आप फेलियर पे फोकस करने लगे कि फेलियर से ये होएगा वो, तो वो एक नेगेटिविटी वाले जोन में आप जा रहे हो बीइंग अ टीचर, दैट्स नॉट गुड। सो शुड नॉट एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर। Identify the most favorable conditions for the dispersion and dilution of air pollutants in the atmosphere. Dilution यानी एक जगह पे नहीं है, बहुत फैल गया है पोल्यूशन, ठीक है। सो देखो मान लो अगर ठंड का मौसम है और आपने आग जलाई है तो वो धुआं वहीं आपको रोटेट करता हो, वहीं दिखेंगे वो सारे पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। बट अगर गर्मी है तब आपने जलाई तो वो टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी वजह से वो फैल जाएंगे, राइट। सो कोल्ड विंटर नाइट्स अगर हैं, या सनी, चाहे विंटर नाइट्स है भले ही सनी है, या हॉट सनी समर आफ्टरनून या अर्ली मॉर्निंग, तो देखो चाहे समर हो अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा सा मौसम होता है, विंटर इवनिंग्स विंटर नाइट्स इनमें तो ठंडा मौसम होगा ही होगा। तो जो ये हॉट सनी समर आफ्टरनून है ना, जिनमें बहुत चिलचिलाती धूप होती है, ठीक है, उस टाइम पे जितनी भी चीजें हैं पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स, वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, एक जगह पे कंसंट्रेट होके नहीं रह पाएंगे। तो आंसर आपका थर्ड रहेगा, सबसे फेवरेबल कंडीशन ये रहेगी आपकी। ओके, वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर, वाईमैक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। देन आपका वेब इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेशन, ठीक है, मैं गलत पढ़ रही थी शायद, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी फॉर मल्टीमीडिया एक्सेस।
सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जी, आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म, आंसर फर्स्ट रहेगा। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी होती है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को यूज करती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करने के लिए। ये बात और याद रखना, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो एक लाइन ऑफ साइट जो है वो जरूरत उसकी पड़ेगी। ओके कि ऊपर से अगर यहां से सैटेलाइट के ऊपर गई कोई इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट से आपके घर पे आ रही है मान लो, सो वो माइक्रोवेव वाली अगर है तो वो लाइन ऑफ साइट में रहना जरूरी है। अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं हुई तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, फिर आपके पास नेटवर्क नहीं आएगा। ओके, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फर्स्ट ऑप्शन। 4 थियरीज हैं प्रेस की, इनकरेक्ट ऑर्डर में आपको लगानी है। तो सोवियत थियरी, अथॉरिटेरियन, देन आपका लिबर्टेरियन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी। तो देखो प्रेस का क्या काम है उस पे बेसिस है ये, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो हम अब फोकस करते हैं ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेस की एक, ठीक है। तो ये थियरी बोलती है कि प्रेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस हिसाब से वो अपनी न्यूज छापे या वो चीजें करे, ठीक है। सोवियत थियरी, सोवियत यूनियन हुआ करती थी जो 1991 में ब्रेकडाउन हो गई, फिर जहां पे रशिया और आसपास के कंट्रीज मिलके एक बहुत बड़ा एरिया जिसको सोवियत यूनियन हम बोलते थे, ठीक है। तो सोवियत थियरी क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि जो क्योंकि सोवियत जो है वो कम्युनिज्म से रिलेटेड है, तो जो कम्युनिस्ट हैं उनके, बेसिकली जो कम्युनिस्ट या जो सरकार है उसकी सुनना, ठीक है, उसके हिसाब से आप न्यूज छापोगे, तो दैट इज सोवियत थियरी। अथॉरिटेरियन में आप फुल्ली अथॉरिटी के साथ, और आपका लिबर्टेरियन में थोड़ी लिबरेशन आपको मिल गई। सो ऑब्वियसली पहले सबसे पुरानी अथॉरिटेरियन रहेगी, देन जो है लिबर्टी आती हुई नजर आ रही है, फिर सोवियत और फिर सोशल। BCAD रहेगा क्या, ठीक है, ठीक है। सो BCAD आपका जो है आंसर रहेगा। ये यहाँ पे है, ये ओल्डेस्ट है जहाँ पे प्रेस जो है अथॉरिटेरियन, यानी इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ नहीं पब्लिश करेंगे वाली सिचुएशन। लिबर्टेरियन थियरी जहाँ पे थोड़ा सा लिबरल हैंड मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करोगे तो फुल फ्रीडम है यहाँ प्रेस को, और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सच दिखाना, सही दिखाना, ठीक है। देन है सोवियत, जिसको हम कम्युनिस्ट थियरी भी बोलते हैं। प्रेस शुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी चीजें जैसा वो बोले, सो शुड सर्व की बात हो रही है। यहाँ पे अथॉरिटेरियन में तो करना ही पड़ रहा था, वहां पे कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ कंट्रोल नहीं कर रही है, बट वो चाह रहे हैं कि आप उनकी आइडियोलॉजी को और उनकी चीजों को प्रमोट करें। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो देखो प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया था A/B, C/D, इस तरीके से आप प्रोपोर्शन सोल्व कर सकते हो, यानी S t का 5 डिवाइड बाई S स्क्वायर t का क्यूब इज इक्वल टू S की क्यूब t का स्क्वायर डिवाइड बाई d। तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ से निकाल लेंगे, S और t जीरो है नहीं तो हम और कुछ नहीं करेंगे, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। t 5 है, t 3 है, तो कट आउट होके 3 से यहाँ 3 कट जाएंगे, सिर्फ t स्क्वायर बचेगा, एक S से नीचे वाला S कट जाएगा, यानी t की क्यूब बचेगी, सॉरी स्क्वायर बचेगा, और डिवाइड में एक S बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू S की क्यूब t का स्क्वायर। देन d को मैं इधर ले आती हूँ ऊपर की तरफ, सो d ऊपर चला गया, यहाँ s की 4 हो गई, यहाँ t का स्क्वायर डिवाइड बाई t का स्क्वायर कैंसिल, तो s की 4, तो s की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो ये कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमन फूड सप्लाईज में, प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट मेडिसिन, सपोर्टिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू इसकी होती है। सो बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली आप देखते हैं सुंदरता आपको दिखती है, कुछ एक कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल एस्पेक्ट रहता है बायोडाइवर्सिटी का। सो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही है जी, सारी चीजें प्रोवाइड करती है हमें बायोडाइवर्सिटी, तो ये बेनिफिट्स रहेंगे। ओके, हाउ कैन साइकोलॉजिकल बैरियर अफेक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो कैसे, साइकोलॉजिकल बैरियर की बात हो रही है, दे फैसिलिटेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर बैरियर है तो फैसिलिटेट कैसे करेगा, एक बायसनेस क्रिएट कर देते हैं इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग एंड ऑफ द मैसेज, दे मेक मैसेज क्लियरर, या एलिमिनेट करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग। तो देखो अगर एलिमिनेट हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग तो वो बैरियर बचा ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अगर क्लियर मैसेज है तो भी बैरियर नहीं हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो भी बैरियर नहीं हुआ। जब एक बायसनेस क्रिएट हो रही है मैसेज इंटरप्रिटेशन में, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, की साइकोलॉजी के लेवल पे आपने कुछ और ही सोच रखा है उस मैसेज का मतलब, सो उस हिसाब से जो है एक बायसनेस क्रिएट हो गई है मैसेज इंटरप्रेट करते टाइम, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स इन
करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आपको सबको पता होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी कई बार आया हुआ है, ठीक है। अब ये बाकी 3 जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आंसर आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ये हैं सेवोसो डिजास्टर 1976, सेवोसो इटली में। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में जितने डिजास्टर हुए आप सब याद करो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका आप जगह भी याद कर लो, बिकॉज कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये डिजास्टर प्लस प्लेस कौन सा है, ठीक है। तो सेवोसो के लिए इटली है, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो ना, ये तो ट्रेजेडी में भोपाल ही है, इंडिया। देन ये कब हुआ था, 1984 में। डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल जो भी कब शुरू हुआ था, 2010 में, अप्रैल 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक डिजास्टर होता है। देन सोमा माइन डिजास्टर, ये 2014 में, ये टर्की में है, ठीक है। तो सोमा मनीसा टर्की, तो टर्की आपको ध्यान रखना है, ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन द एक्रोनिम साइट, तो ये तो इजी है, साइट का आपको पता हो। सैटेलाइट, ये आपको ईयर भी पता हो, तो ये आप मुझे बताना ईयर, साइट जो है कब लॉन्च हुआ था। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एजुकेशन, साइंस इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, साइंस इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट या सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो आंसर आपका फोर्थ रहेगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ये रहा। द पेरिस एग्रीमेंट, ये तो सब मतलब उस टाइम पे इतना न्यूज में या इतना चिल्ला चिल्ला के बात हो रही थी, पहले भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये। पेरिस एग्रीमेंट एनविसेजेस परसुइंग एफर्ट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग this century to how many degrees Celsius above the pre-industrial levels of global average temperature? So 0.5, 1 डिग्री, 1.5, 2.5, तो 1.5 बहुत जगह बात हुई, ट्रंप ने भी कुछ कुछ बोला था। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ये। According to Jain philosophy, which among the following is not a form of indirect knowledge? तो देखो जैन फिलोसफी, एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जो आपको नहीं पता, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत घुसने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसमें इतना मत चले जाना कि आप उस पर टाइम वेस्ट कर दो। नहीं पता तो आप टिक करके कोई भी आगे बढ़ो एक बार के लिए, ठीक है। सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके की नॉलेज की बात करते हैं। हमने वो बात की हुई है 5 तरीके की जो नॉलेज है, ठीक है, कि मति जनन स्मृति जनन, वो जो हमने पूरा किया हुआ है। सो वो चीज पूछा है, तो इसने पूछा है इनडायरेक्ट का पार्ट नहीं है, तो स्मृति तो होता है, तर्क भी, लॉजिक भी। हम आप लॉजिक किस बेसिस पे देते हो, आप किसी न किसी ऑलरेडी जो आपके पास नॉलेज है उस बेसिस पे देते हो, ठीक है। सो ये भी इनडायरेक्ट नॉलेज का पार्ट है। रही बात प्रतिभिजना की और न्याय की, सो प्रतिभिजना जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट का पार्ट माना जाता है, बट यहाँ पे आंसर इन्होंने न्याय दिया है, क्योंकि हम जैनिज्म में मेजरली हमने यही पढ़ा है, मीडिएट, जिसको हम परोकाश, प्रोक्षा और ये अप्रोकोश ये बोलते हैं, इमीडिएट और इमीडिएट नॉलेज। इमीडिएट नॉलेज में जो मीडिएशन है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू होगा, और इमीडिएट जो आपकी इनडायरेक्ट है उसमें नहीं होगा, ठीक है। और इमीडिएट नॉलेज को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं अवधि, मनाप्राय, केवल्य में, और मीडिएट में मति और श्रुति आ जाएगा, ठीक है। सो मीडिएट आपका जो है मीडिएट में था ना मीडिएशन, सो मति और श्रुति ये डायरेक्ट हो गया, यानी आप अपने सेंस ऑर्गन से आपने देखा है, सुना है, जो भी है, ठीक है, तो वो मति श्रुति में आ गया। बट अवधि, मनाप्राय और केवल्य, सो उसमें लॉजिक तो हम मान सकते हैं, तर्क ठीक है, इनडायरेक्ट का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट मतलब इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट। सो उसमें ये नया पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, मुझे नहीं समझ आया ये क्वेश्चन पर्सनली, बट एटलीस्ट आप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है इसको ध्यान रखना, आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस हैं, ओके। चलिए, अगर आप देखो स्मृति की बात करेंगे तो मेमोरी की बात हो रही है, तर्क की बात करेंगे तो एक तरीके से इन्फ्रेंस या लॉजिकल रीजनिंग की, और प्रत्यभिजना यानी सेल्फ परसेप्शन की बात हो रही है, डायरेक्ट इंट्यूशन। सो कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो कि वो सेंसेस के थ्रू तो नहीं है, बट डायरेक्टली है, आपके अंदर से आ रही हैं चीजें। सो प्रतिभिजना भी जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट का ही पार्ट है। सो इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट। तो ये कंफ्यूजन सा क्रिएट करके नया करके ये क्यों आंसर दिया मुझे नहीं पता है, एटलीस्ट आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता चले तो मुझे जरूर बताना, ओके। In the context of computer networking, the acronym MVNO stands for Mobile Virtual Network Operator, Multimedia Virtual Network Operation, Multimedia Voice Noise Operation, Multimedia Voice Noise Operator. So ये क्या रहेगा, आंसर फर्स्ट रहेगा, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर है ये MVNO, एक वायरलेस कम्युनिकेशन
provider that does not own its own network infrastructure, बट आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से लीज पे ले लिया है एग्जिस्टिंग नेटवर्क का, और आप फिर कस्टमर्स को रीसेल कर रहे हो उसको, ठीक है, तो लीज पे ली हुई चीज है, आपका नहीं है। प्लेटफॉर्म या टर्म दे रखी है स्वयं, मूडल, ओपन एक्सेस, एच इंडेक्स, तो बहुत इजी, आपको सारी पता होनी चाहिए। स्वयं जो है वो एक मूक का प्लेटफॉर्म है, मूडल्स जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS, ओपन एक्सेस मतलब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात हो रही है, और एच इंडेक्स हम स्कोपस के ठीक है ना, 4 1 2 3 ऑप्शन 1, ठीक है। तो स्कोपस एक जर्नल है, तो उससे रिलेटेड, जर्नल से ही रिलेटेड रहेगा एच इंडेक्स, या रिसर्च से रिलेटेड। एवरेज ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन, तो 3 पर्सन की एजेस का एवरेज है ABC डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45। देन है AC और D का एवरेज इज इक्वल टू 51। D की एज इन्होंने दे दी है 56, B की हमें निकालनी है। D की अगर दे दिए तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस C इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 56, तो 3 एकम 3 5 3 15, 153 में से 56 गए, कितना आएगा, तो 53 तो ये गए, 3 वैसे हटा दो, 97 कुछ आना चाहिए ना, हाँ 97, ठीक है। अब ये A प्लस सी की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं A प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख दूं, B की वैल्यू आ जाएगी, सो इट्स लाइक 45 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 97, तो 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 97 यहाँ से गया, तो 3 ये और 35 ये 38, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, इजी था, 38 आंसर रहेगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें रहना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, ये क्लाइमेट से कहाँ रिलेटेड हुआ, रिसोर्सेज को कंज्यूम करना और एनवायरमेंट डिग्रेड होना, तो ये चीजें जो हैं वो रहेंगी एनवायरमेंटल एजुकेशन में। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हम नहीं करते हैं, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। सोसाइटी में कौन कितना कमा रहा है, किसके पास कितना पैसा है, वो चीज थोड़ी ना एनवायरमेंट से रिलेटेड होगी। Consider the following argument and pick the correct answer. All four-legged creatures have wings. All spiders have exactly 4 legs. Therefore, all spiders have wings. तो आपको ये बताओ वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या है, ठीक है। वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होता है कि अगर मैं मान लूं कि पहली जो ये दो प्रेमाइसिस हैं ये सही हैं, तो कंक्लूजन सही होता है या नहीं, ये चीज है देखने के लिए, ठीक है, वो वैलिड होगा। अगर मैं इनको मान लूं ये सही है और उस बेसिस पे मेरा कंक्लूजन भी सही नजर आ रहा है, तो वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो, ऑल 4 लेग्ड क्रीचर्स हैव विंग्स, यानी जितने भी 4 लेग के क्रीचर्स हैं उनके विंग्स हैं। स्पाइडर जो है वो भी 4 लेग होती है उसके, तो स्पाइडर के भी विंग हैं। तो जो अगर मैं मान लूं ये दोनों सही है, तो उस हिसाब से कंक्लूजन सही है, यानी आर्ग्यूमेंट तो वैलिड आएगा, इनवैलिड नहीं आएगा। बट सारे के सारे 4 लेग्ड क्रीचर्स के थोड़ी ना विंग्स होते हैं, ये प्रीमाइस तो गलत हो गई ना, तो प्रीमाइस गलत है, फॉल्स प्रीमाइस हो गई हमारे पास, ठीक है, और ऑटोमेटिकली फॉल्स कंक्लूजन होएगा, है ना, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। ओके जी, सो आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट का पता हो। अगर एक्चुअल में ये दोनों स्टेटमेंट सही होती और कंक्लूजन देन निकल के आता इसके बेसिस पे, तो वो साउंड होता, ठीक है, वो साउंड आर्ग्यूमेंट भी बन जाता। सो वैलिड आर्ग्यूमेंट में जरूरी नहीं है सही हो, बट आपको मान के चलना है कि अगर ये दोनों सही हैं तो क्या थर्ड सही कंक्लूजन सही निकलता है। Informal experimental designs are factorial designs before and after without control, designs after only with control, randomized block design before and after with control. So देखो इनफॉर्मल पूछे हैं, फॉर्मल में डेफिनेटली फैक्टोरियल डिजाइन फॉर्मल में रहेगा, जहां पे बहुत सारे स्टेप्स में हम बात करते हैं। रैंडमाइजेशन जहां आ गया वो भी फॉर्मल में रहेगा, तो ये ए और डी तो फॉर श्योर नहीं आएंगे। बचा क्या, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस पर कंट्रोल ही नहीं है डिजाइन के ऊपर आपका, तो क्या, तो वो तो इनफॉर्मल ही हुआ ना, तो बी तो फॉर श्योर इनफॉर्मल में आएगा, बी। देन है आफ्टर ओनली विद कंट्रोल, सो आफ्टर ऑन तीनों ही आएंगे, ये बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। भले ही ये विद कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आफ्टर की बात हो रही है, बिफोर की बात नहीं हो रही है, तो कंट्रोल पूरा नहीं है, तो फॉर्मल नहीं है ये। बिफोर एंड आफ्टर में यहाँ पे कंट्रोल तो है, लेकिन रैंडमाइजेशन की बात कहीं नहीं की है, तो आंसर आपका फोर्थ रहेगा जी। ये इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंट के डिजाइन हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, जो हमने अभी 3 पढ़े, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल और बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। फॉर्मल में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, लेट इन स्क्वायर डिजाइन। तो ये 4 एग्जांपल्स आप फॉर्मल के ध्यान रखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट क्लेम्स इन द लाइट ऑफ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन से रिलेटेड क्या चीज सही है क्या गलत है। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन जो है वो ऑलवेज either true or false. Okay, a stipulated definition is a proposal or request or a resolution to use the definendum to mean what is meant by definition. Okay, stipulative definition is informative, not directive. Number of naming the number this as GOOGOL is a stipulation. तो ये ठीक है जी, जब आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल देके उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज रहेगी। तो ये नहीं, इस नंबर को आपने ये दे दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट क्लेम पूछा है, तो डी तो बिल्कुल ठीक है। बी और सी में से हमें देखना है, ठीक है, बी और सी में से। तो ठीक है, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इंफॉर्मेटिव होगी हमेशा, डायरेक्टिव नहीं होगी, कैसी भी हो सकती है ना वो तो। फोर्थ आएगा क्या? फोर्थ आएगा, बी और डी। ठीक है, सो एक प्रपोजल या रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप जो है मान के चल रहे वो डेफिनेशन, सो वो आपका क्या रहेगा? स्टिपुलेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेफरेंसिंग स्टाइल। तो कौन सा इनमें से रेफरेंसिंग नहीं है? देखो वैनकूवर हम सबने पढ़ा है, मैंने भी बताया हुआ है, मैंने आपको मेन तो बताए हुए, एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, वैनकूवर स्टाइल। ठीक है, सो ये तो है एटलीस्ट, वैनकूवर तो फॉर श्योर है, तो नोट पूछा है तो ई तो आएगा, फॉर श्योर आएगा, तो ये तो गलत हो गया। सी डी बी सी बचा, सी डी और बी सी, तो ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का भी है जी, ये नहीं है। कैम्ब्रिज और आपका न्यूयॉर्क रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट आएगा, सी और डी। स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यूज एंड गेटिंग एम्प्लॉयड आर अ पार्ट ऑफ। तो जो आपको जॉब दिलाए, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, वो स्किल क्या है? लाइवलीहुड स्किल है, लाइफ स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, लर्निंग स्किल है। तो ये सॉफ्ट स्किल होती हैं जी, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, इजी है। ओके, Which of the following cities is often referred to as a model sustainable city in modern text? तो ये क्वेश्चन नया है, आप ध्यान रख सकते हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो बस, कि मुंबई, शंघाई, ये बहुत बड़े बड़े सिटी हैं, इनमें कहीं भी, या मैक्सिको, ये अपने अपने देश के बहुत बड़े सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, चीजें हो रही हैं। सो ये एक तरीके से सस्टेनेबल तो नहीं होंगे, ठीक है, कि बिल्कुल मॉडर्न टेक्स्ट पे एक सस्टेनेबल सिटी बनाया गया हो। ओके, सो आंसर आपका सी रहेगा, क्यूरिटिबा, ब्राजील में है ये। इसको अर्बन प्लानिंग के एफर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, ग्रीन स्पेसेस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आपने देखा है कहीं मुंबई में या शंघाई में, सुना हो कहीं की, मतलब इतने बड़े सिटीज हैं, यहाँ पे आप जो है ये अर्बन प्लानिंग फिलहाल के लिए तो नहीं है एटलीस्ट। ओके, कि आपको सबको बस से ट्रेवल करना है या मेट्रो से ट्रेवल करना है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, सस्टेनेबिलिटी के लिए। ओके, सपोज एक मैन है, स्विम्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर इन 4 hours। ठीक है, इफ ही स्विम्स 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स, 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम्स ऑल्सो इन 4 hours, देन द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, तो रुके हुए पानी की बतानी है, तो हमें स्ट्रीम्स की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन वो देख लो। मान लो x हमने मान लिया मैन की स्पीड है स्टिल वाटर में, और y मान लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ओके, सो जो टाइम उसने लिया है कब, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, यानी इनको टाइम को ऐड कर दूंगी तो वो 4 घंटे लिया है। ठीक है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा आपका, ये किलोमीटर डिवाइड बाय में आपकी स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, जहां पे हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा। यानी जिस तरीके जिसमें आप जिस स्ट्रीम में आपकी स्पीड है उसी में ही स्ट्रीम की भी है, तो ऐड हो गई वो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। देन दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 18 बाई एक्स माइनस वाई और 10 बाई एक्स प्लस वाई, तो इनका भी टाइमिंग क्या है, 4 घंटे। क्या मैं इनको बराबर रख दूं? ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन 1/4, डिवाइड भी कर सकते हो, ये हमने डिवाइड कर दी है इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, डिवाइड किया। ठीक है, एंड 2/2, तो इक्वेशन 1 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो वैसे टाइम ही है, टाइम तो बराबर ही है अपना, तो आप बराबर भी रख सकते हो इनको अगर कैलकुलेट कर पाओ, बट अल्टीमेटली हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ए की लेट ए जो है 1/x माइनस वाई, ताकि सिंप्लीफाई कर सकें हम चीज़ों को। सिंप्लीफाई करने के लिए 3a + 5 भी बन गया ये, और 9a + 5 भी बन गया। ओके, तो ये a और b की वैल्यू हमने रख ली, ये 1 और 2 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो सेकंड में से, तो ये आपका a की वैल्यू आ गई 1/6।
तो ए की वैल्यू आ गई तो बी की भी आ जाएगी आराम से ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वहां से फिर ए और बी के बाद अब आपको ये वैल्यूज यहाँ रखनी है, यानी x माइनस वाई क्या हो गया 6, x प्लस वाई हो गया 10, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपका 2x प्लस 16 और x की वैल्यू आ गई 8, सब्सटीट्यूट कर दो वापस से तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। हमसे पूछी किसकी थी, हमने जो मान के चले थे हम मैन स्टिल वाटर में कितने स्पीड है उसकी, तो हमें x की वैल्यू पूछी थी जो कि हमारी वैल्यू आ गई है 8। ओके, तो इसको सॉल्व करके देख लेना, मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ ऐड कर दिया है, इजी हो जाएगा आपके लिए। Who among the following holds that इंद्रिया जो है इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल ऑर्गन बट अ पिक्यूलियर कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन। तो ये बात कौन किसको मानता है, कौन मानता है, बुद्धिज्म, मीमांसा, न्यायिका और वेदांतिन्स। तो ये बुद्धिस्ट जो है वो बुद्धिस्ट, इंद्रियां इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल ऑर्गन। ओके, आंसर सेकंड है जी, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, मुझे भी ध्यान नहीं रहा था, ठीक है, सेकंड आंसर रहेगा मीमांसकाज, जो मीमांसा फिलोसफी को मानते हैं। ओके, डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज नोन ऑल्सो नोन एज, तो इजी क्वेश्चन है। तो डेलिब्रेट सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग को, पर्पसिव को या प्रोबेबिलिटी को, पर्पसिव और प्रोबेबिलिटी, पर्पसिव तो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है ना, पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी, ये रहा फोर्थ, ठीक है। पर्पसिव डेलिब्रेटली आप प्लान कर रहे हो कि किस किस का डाटा कलेक्ट करना है, तो उसमें कहीं रैंडमनेस नहीं है, कहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है, सबके लिए तो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो। लेक्चर मेथड शैल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ टीचर इज अ गुड ऑरेटर, टीचर अगर अच्छे से समझा पाता है, बोल पाता है, तो लेक्चर मेथड चूज करो, या ऑल स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज तब लेक्चर मेथड, करिकुलर ऑब्जेक्टिव अगर डिमांड कर रहा है तो करो, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है द टीचर टू डू सो तो कर दो। नहीं तो सिर्फ करिकुलम की अगर डिमांड है, तो करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स की अगर डिमांड है तो आप यूज कर लो, बाकी यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे ये कोई रीजन नहीं हुआ कि टीचर अच्छा बोल लेता है तो वो लेक्चर मेथड दे रहा है। ओके, सी थम्स अप इज अ काइंड ऑफ, थम्स अप वर्बल है, नॉन वर्बल है, ट्रांसपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। अपने आप को थोड़ी थम्स अप दिखाओगे, इंट्रा कैसे हो जाएगा, इंटर ही हुआ, किसी और को बोल रहे हो, बट नॉन वर्बल है, बोल नहीं रहे हो आप, थम्स अप दिखा के ऑल द बेस्ट बोल रहे हो। ओके, आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, फैलेसी बतानी है। एलन टॉल है, डार्क है, हैंडसम है, ब्लू आईज है। बिल भी टॉल है, डार्क है, हैंडसम है, तो हम मान के चल रहे हैं प्रोबेबली बिल की भी ब्लू आईज होंगी, तो ये इनकंसिस्टेंसी है। वीक एनालॉजी है, स्लिपरी स्लोप है, हेस्टी जनरल। देखो स्लिपरी स्लोप तो बिल्कुल नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूटी में भावनाओं में बह जाओ, ठीक है। वीक एनालॉजी साउंड कर रही है, तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो वो कोई मतलब बेसिस नहीं है उसका। सो वीक एनालॉजी, जो कंपैरिजन है वो वीक है आपका, ठीक है। ओके, इसके वो रह गया क्या लगाना, थम क्या बोलते हैं, अरे एनिमेशन लगाना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने मेंशन नहीं कर रखा है कौन से ईयर में था। सो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ वो आपसे पूछा है, 2008, 1991, 2006, 2014। आंसर आपका 2006 रहेगा। ओके, सो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जो कि किस पे फोकस करेगा, डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव करने पे, कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उनको इम्प्रूव करें। इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएटेड फीचर्स हैं, नालंदा तक्ष चाणक्य तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं ना, ये तो कई बार आया हुआ है। बी का फर्स्ट यानी फर्स्ट का सेकंड। एडमिशन विद एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होता था, नालंदा में होता था। लाइब्रेरी वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी ओनली फॉर बुद्धिस्ट। विक्रमशिला और नागार्जुन विद्यापीठ, वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी कहाँ थी, आंसर ये क्वेश्चन ही ड्रॉप्ड है ना, क्योंकि वही मैं ये देख रही थी कि लाइब्रेरी वाला तो नालंदा में होना चाहिए था। वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी जो है वो नालंदा में थी, ये तक्षशिला आएगा, विक्रमशिला और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए है, और नागार्जुन क्या आंसर आएगा पता नहीं, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा है। नालंदा वेल फर्निश्ड थी, और नालंदा में ही एडमिशन के लिए एंट्रेंस भी होता था, दोनों ही हैं, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी यहाँ भी, तो ये दोनों ही इसके साथ जा रहे हैं, और तक्षशिला चाणक्य, बट हमारा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा और ये गड़बड़ था तो ये ड्रॉप्ड है जी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, बी, सी को स्किप किया, डी, ई, एफ को स्किप किया, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी आ गया, वी, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, देन वी, W, X, Y, Z। इससे अगला ही बताना है ना हमें,
तो डब्ल्यू एक्स 3 और 2 5, डब्ल्यू आई ए और बी 3 और 3 6 हो गई, ठीक है। तो बी के बाद सी आ गया ना। अब सी के बाद बताना है, तो 3 और 7 के बाद का बताओ। सी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आ जाएगा जी, ये सारे छोड़ दो, यानी एक एक करके एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है। बी के बाद सी छोड़ दिया, डी आ गया, दो फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े, 4 स्किप किए, 5 स्किप किए, 6 स्किप किए, तो 7 स्किप करके के आ जाएगा हमारे पास। ओके, एक्रोनिम पूछा है, HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टर्मिनल, टर्मिनल ये तो वैसे ही गड़बड़ हो गया, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फर्स्ट आंसर सही है। एस का मतलब भी पूछ लिया जाता है कई बार HTTPS में अलग से क्वेश्चन में, तो सिक्योर रहेगा। सैम्पलिंग के टाइप्स दे रखे हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी, सिस्टमैटिक और नॉन प्रोबेबिलिटी। सिस्टमैटिक में nth सैम्पलिंग हम कंसीडर करते हैं, देखो ith nth, तो ये फर्स्ट रहेगा, सी का फर्स्ट, डी का ऑलरेडी फोर्थ आ गया है, तो फर्स्ट और सेकंड देख लो। एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज द इक्वल चांस, यानी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो थर्ड एंड सेकंड, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आंसर आपका थर्ड हो गया। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, जब होमोजीनियस पॉपुलेशन है तब की बात हो रही है स्ट्रेटिफाइड। देखो, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब पॉपुलेशंस दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजीनियस, तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रेटिफाई कर, नहीं, होमोजेनियस में यूजुअली हम प्रोबेबिलिटी की से बात करते हैं, तो उसी में ही फिर स्ट्रेटिफाइड आंसर है इसका। कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्म्स दे रखी हैं, एव्सड्रॉपिंग, स्नूपिंग, देन आपका ग्रे हैट हैकर और ट्रोजन। सो एक लेजिटिमेट क्या सॉफ्टवेयर लग रहा है, दैट इज क्या आपका ट्रोजन हॉर्स। जस्ट हैक द सिस्टम फॉर फन, तो ये ग्रे हैट हैकर हो गया। प्रोसेस द सिक्योरिटी कैप्चर, सॉरी सीक्रेट कैप्चर, प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर, और एक अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन, दो और एक यहीं से ही सोल्व हो गया। पहले का फोर्थ, एव्सड्रॉपिंग, अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन, और स्नूपिंग मतलब सीक्रेटली कैप्चर करना, ठीक है। तो एव्सड्रॉपिंग भी यही है, एक्ट ऑफ सीक्रेटली या स्टिल्थली लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, और उसके इन ऑर्डर टू गैदर द इंफॉर्मेशन, तो अनऑथोराइज्ड है, दैट इज एव्सड्रॉपिंग। Which of the following sequence in the development of interest in a subject by learner is appropriate? तो अप्रोप्रिएट पूछा है, पहले क्या करोगे बाद में क्या करोगे, वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देन आपका सिचुएशनल इंडिविजुअल ट्रिगर्ड, एमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन्ड। तो देखो, एक टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से कोई इंटरेस्ट ट्रिगर हो गया, कि मान लो आपको गिटार का कोई लेना देना नहीं था, बट कॉलेज में एक बार बजाने को मौका मिला, आपने बजा लिया, तो एक सिचुएशन की वजह से इंटरेस्ट आपका ट्रिगर हो गया और अब आपका मन करता है वो चीज करने का, तो सबसे पहले ये वाला इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। देन है सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन, फिर उसको आपने मेंटेन किया, देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एमर्ज हो गया उस गिटार में, और फिर एक वेल डेवलप्ड इंटरेस्ट हो गया कि आपने वो चीज सीख भी ली, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोजेक्टर। तो रिमोट कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स, विजुअल एंड इंटरैक्टिव टूल, डिस्प्ले विजुअल कंटेंट इन द क्लास और ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग कोर्स कंटेंट लाइक वीडियो लेक्चर्स या फिर आपका टेक्स्ट। सो प्रोजेक्ट में आप डिस्प्ले करते हो विजुअल कंटेंट को, इंटरैक्शन की बात हो रही है तो इंटरैक्टिव विजुअल टूल हो गया, रिमोट में एरियाज में कम्युनिकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में सारी चीजें आ गई, लेक्चर वगैरह, ऑर्गेनाइज्ड वे में 2 1 4 3 थर्ड ऑप्शन, 2 1 4 3 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देन अगेन आप इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसके आंसर करने की कोशिश कीजिए, इजी है पैराग्राफ भी, कोई टफ नहीं है। वर्ड अपेरेंटिस का क्या मतलब निकलेगा इस पैराग्राफ के हिसाब से, थर्ड ऑप्शन ट्रेनी। देन आपका आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आंसर फोर्थ रहेगा, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार होता है कि आप कुछ और सेंट्रल थीम सोच रहे हो और कुछ और सेंट्रल थीम वो दे दे, तो यहाँ फिर भी एक होता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है इस ऑप्शन में, ओके। पिक द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, तो वो आपसे पूछा है, पढ़िए पैराग्राफ को, वीडियो को स्टॉप करके और आंसर करने की कोशिश कीजिए, आंसर सेकंड रहेगा। 49th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस बिहाइंड द आइडिया ऑफ क्राफ्ट इज, तो वो ऑप्शंस 4 हैं, बताइए कौन सा रहेगा, थर्ड। और 50th लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स आर, तो कौन से मटेरियल्स की यहाँ बात हो रही है, देखिए यहाँ पे ये दे ही रखा, मटेरियल्स इन द प्रोडक्ट नेचुरली, इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड और मे बी रिसाइकल्ड, आंसर फोर्थ हो गया, ओके।
चलिए जी, ये आपकी 85th क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड कोशिश है जल्दी हो जाएंगी पूरी क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लासेस रेडी हैं, मैराथन भी जल्दी रेडी कर दी जाएगी एंड कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए जो रिवीजन मैराथन या जो शॉर्ट नोट्स तरीके से बनेंगे वो अवेलेबल करवाए जा सके इस बार। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।